On demand of students, now I am going to clarify the topic nature and significance of management. इसको बहुत ही आराम से सिस्टमैटिक तरीके से मैं डिफाइन करूंगा. कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं इसको डिफाइन करूं, जिससे कि हर एक टॉपिक स्टूडेंट्स को समझ में कम से कम इस मॉड्यूल से समझ में आ जाए. नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसके बाद के टॉपिक्स को समझना बहुत कठिन हो जाता है. इसीलिए इसको ज़रा ध्यान से देखें. जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, तो मैनेजमेंट सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है. अगर हम कहें तो हमें कहना होगा इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो किसी भी साइज का हो, चाहे वो किसी भी नेचर का हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो. मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है. अच्छा, यही केवल बिजनेस सेक्टर ही नहीं, बल्कि नॉन बिजनेस सेक्टर में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है. केवल बिजनेस में ही नहीं, नॉन बिजनेस सेक्टर में भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शन. द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ओनली और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली, but even non-business organization needs management function. अगर मैनेजमेंट के बारे में कहें तो हमें ये कहना होगा कि ये पूरी दुनिया में मौजूद है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो. मीन्स मैनेजमेंट इज अ pervasive and universally accepted function. मैनेजमेंट को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है. हमें ये कहना होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना मैनेजमेंट के स्मूथली, सेफली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली नहीं चल सकता. मीन्स व्हाट? नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क smoothly and efficiently हमें एक बात यहां स्पष्ट तौर पे कहनी होगी कि कोई भी मैनेजमेंट के बगैर काम नहीं कर सकता. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बगैर स्मूथली और इफेक्टिवली काम नहीं कर सकता. अगर उसको इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करना है तो उसे मैनेजमेंट का सहारा लेना ही होगा. द मोमेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइजेशन wants to work smoothly and effectively, organization or non-organization will have to take support from management. At this point, we can say management is essential for all type of organization. That means business as well as non-organization. And when we talk about management, it includes services of activities performed by manager by working at different level. जब भी मैनेजमेंट से हम कोई रिलेशन लगाते हैं, जब भी उसका कोई मीनिंग निकालने का मतलब निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट लेवल पर
एक मैनेजर जो भी काम करता है वो मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। अगर हम मैनेजर्स के बारे में देखें तो हम ये देखते हैं कि वो सीरीज में काम करता है, उसका एक काम दूसरे काम से इंटरलिंक्ड होता है। और चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो या छोटा हो, चाहे प्रॉफिट वाला हो चाहे नॉन प्रॉफिट वाला हो, मैनेजमेंट की जरूरत वहां पर होती है। अ मैनेजर basically managers perform series of interrelated function and management is essential for all the organization, big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. For understanding the management concept, we have to find out the definition of management at the modern level. Now let us see the definition, and with the help of definition we would like to study about management. definition को लेते हुए मैनेजमेंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या है उसको देख लें हम लोग। Management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैनेजमेंट का मतलब काम करना नहीं होता है। मैनेजमेंट का मतलब काम करवाने से है। यहां पे भी देखिए डेफिनेशन में क्लियर हो रहा है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके तहत काम करवाया जाता है विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। किसके साथ? गोल को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ। मतलब जो भी काम कराया जा रहा है उसके पीछे जो मेन एम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अच्छा, लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब ये दो डिफरेंट वर्ड है, इसको समझना जरूरी हो जाता है। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावकारिता के साथ। एंड इफिशिएंटली को अगर हम देखें तो इसका इफिशिएंटली का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दक्षता के साथ। मतलब यहां पर जो भी काम हमको मैनेजमेंट जो भी काम करवाना है उसको समय पर पूरा करा लेना है और कम वेस्टेज के साथ करवा लेना है। अगर हम कम वेस्टेज के साथ समय पर लक्ष्य को, ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के काम को अगर हम करा लेते हैं तो वह जो कराने का प्रोसेस है वो मैनेजमेंट कहलाता है। अगर हम मॉडर्न पॉइंट पर आए तो मॉडर्न डेफिनेशन में 3 पॉइंट आता है। इस डेफिनेशन में भी आप देखेंगे, पहला पॉइंट है प्रोसेस, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है प्रोसेस। दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। तीसरा
अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। टोटल आप देखेंगे इस डेफिनेशन में तीनों ही बातें हैं, ये तीनों ही प्रोसेस हैं, और जहां पर भी जिस डेफिनेशन में भी ये तीनों ही प्रोसेस इंप्लीमेंट हो जाते हैं, वहां पर हमें ये कहना होगा कि वो मैनेजमेंट की डेफिनेशन को पूरा करते हैं। अगर ये तीनों प्रोसेस वहां नहीं होते तो हमें ये कहना होगा कि वो अपने मैनेजमेंट के डेफिनेशन को पूरा नहीं करते हैं। तो पहली बात आ जाती है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आ जाता है कि प्रोसेस का मतलब है कि जो भी काम स्टेप बाय स्टेप हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम्स के तहत हो रहे हैं, यानी मैनेजमेंट के तहत जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग तो की गई होगी। अगर प्लानिंग की गई है तो ऑर्गेनाइज भी किया गया होगा। वहां ऑर्गेनाइजिंग भी हुआ होगा। ऑर्गेनाइजिंग हुआ है तो वहां स्टाफिंग भी हुआ होगा। स्टाफिंग हुआ है तो जाहिर सी बात है डायरेक्टिंग भी हुई होगी। डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग करने का भी प्रयास किया गया होगा। ऐसा नहीं है कि यहां कंट्रोलिंग हो गई, बात खत्म हो गई, नहीं, नेक्स्ट टाइम भी तो हमको वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग वर्क फॉर वन टाइम ओनली, वी आर डूइंग फॉर एवरी टाइम. So definitely we have to say that it is a process through which a work is got done by others with available resources, with the achievement of goal effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि वो हमेशा किसी न किसी भी फंक्शन को, कि देखिए वो सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस को फंक्शन पूरा करने के लिए करता है. अब सवाल है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस. अगर आप कोई भी काम दक्षता से नहीं करेंगे, अगर कोई भी काम आप प्रभावकारिता से नहीं करेंगे, समय पर पूरा नहीं करेंगे, तो वहां पर हम किस तरह का मैनेजमेंट मानेंगे? उसको तो हमको कहना होगा कि वो मिसमैनेजमेंट है. इन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट or modern concept of management says that employees must be effective as well as efficient. अब effectiveness का मतलब हो गया, effectiveness means completion of work on time, completion of work और target on time. यहां पे जो सबसे बड़ी बात आती है, इफेक्टिव वो तभी है जब समय पर काम पूरा हो रहा है. कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम. इफिशियंसी का मतलब है कि इफिशिएंट का मतलब है नो वेस्टेज. देखिए इफिशिएंटली वो काम हो रहा है, यानी भी वहां पर वेस्टेज नहीं हो रहा है. अच्छा, वेस्टेज हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है. जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल किया जा रहा है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. और मैनेजमेंट में ये जब तक नहीं होगा तब तक इफिशिएंट तरीके से कोई काम नहीं किया जा सकता. अब आते हैं इस पे. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है. और उस गोल को ही प्राप्त करना मैनेजमेंट का लक्ष्य होता है. मैनेजमेंट किया किस लिए जा रहा है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. कैसे? इफेक्टिवली और इफिशिएंटली. किसके तहत? एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत. मीन्स द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट दैट all the functions
and activities of managers must be directed towards the achievement of organizational goal। यहां पर यह दिमाग में रखने वाली बात है, क्योंकि जो भी फंक्शन वो मैनेजर करवाएगा उसका सीधा सा मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करे, और इस गोल को प्राप्त करने के लिए वो हर एक एम्प्लॉइज को उसकी तरफ अग्रसर करने का प्रयास करवाएगा, उस तरफ ले जाने का प्रयास करेगा। यानी एक एम्प्लॉय के गोल को कॉमन गोल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा। यानी मेन इसमें करना क्या है, एम्प्लॉय गोल को कॉमन गोल में कन्वर्ट करना है। कॉमन गोल में कन्वर्ट कर देना है मीन्स गोल ऑफ एम्प्लॉय विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन गोल, सो दैट कॉमन गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल मस्ट बी अचीव्ड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। एम्प्लॉय के गोल को ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कन्वर्ट कर देना है, जिससे कि कॉमन गोल यानी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सके। पूरे मैनेजमेंट में हम बार बार इफेक्टिवली और इफिशिएंटली की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी मीनिंग को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, और जब तक इसके मीनिंग को हम नहीं समझेंगे तब तक मैनेजमेंट के प्रोसेस में आने वाले इन शब्दों को नहीं समझ पाएंगे, और इनके क्या यूजेस हैं, उसमें कितना इसका वजन है, उसको भी नहीं समझ सकते। मैंने इसीलिए इसको बड़े आराम से हिंदी में लिख दिया है ताकि आप समझ लें कि इसका मीनिंग क्या है। पहली बात तो इफेक्टिवनेस या इफेक्टिवली और इफिशिएंटली दोनों को अगर हम देखें तो दोनों को मैं अलग अलग तरीके से समझा देता हूं। इफेक्टिवनेस इसका मतलब होता है फल साधना या प्रभावकारिता। और इसका मतलब होता है दक्षता या कार्यक्षमता। किसी भी कार्य की प्रभावकारिता तभी होती है जब वो समय पर काम हो जाता है, यानी completion of task on time. If any work is being completed on time, then only that work can put its effect in the organization. अगर समय पर पूरा नहीं हुआ कोई कार्य तो उसका कोई प्रभाव नहीं है, और मैनेजमेंट में ये जरूरी है कि हम उस कार्य को समय पर करा लें। इफिशियंसी में हम ये देखते हैं कि जो काम समय पर पूरा हुआ है वो लेस वेस्टेज के साथ हुआ है कि नहीं, उसमें मिनिमम कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है कि वो काम मिनिमम कॉस्ट के साथ किया गया है कि नहीं। नो वेस्टेज
ऑफ रिसोर्सेस के साथ किया गया है कि नहीं। अगर वेस्टेज हो रहा है तो कहना होगा कि रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड इफ रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट द इफिशिएंट लेवल, efficiency is not found in that managerial work, तो वो बेकार है, फिर उसका कोई वो नहीं। अच्छा, इसमें जो अचीवमेंट है, इसमें जो भी चीजें हैं वो आखिरी में है, यानी वो काम समय पर हो गया या नहीं उससे रिलेटेड है। अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो टारगेट है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, दैट्स ऑल। लेकिन यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो केवल मिनिमम कॉस्ट से रिलेटेड है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम बात करें तो इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, वेयर एज द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इफिशियंसी वी हैव टू से इट इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, utilizing minimum resources and getting maximum benefit। हमको कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज मिनिमम रिसोर्सेज। And with the help of these minimum resources we have to get maximum result, maximum benefit। We have to get maximum benefits। अगर ये नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो वहां पर जो भी रिसोर्स है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे नॉन ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, वहां पर उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। वहां पर उनको ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। और हमको इन दोनों ही चीजों को एकदम इक्वल एकदम बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को अगर इक्वली इंपॉर्टेंट, अगर इक्वल बेसिस पे काम नहीं करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हायर प्रॉफिट को गेन नहीं कर सकता, हायर प्रॉफिट को गेन नहीं कर सकता। मैनेजमेंट के डिफरेंट यूजेस हैं और उसको हम डिफरेंट डेफिनेशन से समझ सकते हैं, लेकिन हर एक में बस एक ही बात आएगी कि हमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से पूरा करा लेना है, पूरा करा लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो एक और डेफिनेशन है मैनेजमेंट is the art of knowing exactly what you want your man to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जिसमें हम एकदम जान जाते हैं कि हम अपने आदमियों से क्या काम करवाना चाहते हैं।
मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू। ये एक प्रकार की कला है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम अपने आदमियों से क्या काम कराना चाहते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वो उस काम को बेस्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। अब ये जो बेस्ट है वो हो गया बेस्ट तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, वो इफिशिएंटली कर रहे हैं कि नहीं, चीपेस्ट वे यानी लेस रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके मैक्सिमम गेन करने का तरीका निकाल रहे हैं कि नहीं। इस डेफिनेशन में इफिशिएंटली को ज्यादा महत्व दिया गया है और इफेक्टिवनेस को महत्व नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि काम को हमें समय पर पूरा करा लेना है। समय पर पूरा करा लेना नहीं बोलने से इसका मतलब ये नहीं है कि इफेक्टिवली अपनी इंपॉर्टेंस को खो रहा है, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट इज स्टेबलाइजिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर द पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप। थ्रू दिस डेफिनेशन यू कैन see the importance of effectively in the management definition. These two are very important. अगर हम हिंदी में देखें तो हम ये पाते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट का मतलब उस प्रोसेस से है, उस क्रिया से है जिसमें एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को अपने उपलब्ध संसाधनों के द्वारा प्रभावकारिता पूर्वक, दक्षता पूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है। अब इसके बाद हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, उसके गुणों को देखें, उसके फीचर्स को देखें, क्योंकि जब तक हम फीचर्स को नहीं देखेंगे हम नहीं जान सकते कि मैनेजमेंट अपने अंदर किन किन चीजों को लेके रखता है। मैनेजमेंट अपने आप में क्या है। मैनेजमेंट कोई एक शब्द नहीं है। मैनेजमेंट में बहुत सारे फीचर्स हैं एंड ऑल दीज फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे फर्स्ट फीचर्स की अगर हम बात करें तो पहला फीचर है उसका मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, जैसा कि आपको डेफिनेशन में है गोल। सेकंड, मैनेजमेंट is pervasive। ये इस मैनेजमेंट की सेकंड फीचर है, परवेसिव है, इसका एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में एक ही चीज है, ये कोई सिंगल एक्टिविटी है, ना ना ना, ये तो 3 एक्टिविटियों से रिलेटेड है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहना पड़ता है। चौथा, अगर हम देखें तो मैनेजमेंट is a continuous process। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट एक बार किया, एक बार प्लानिंग कर ली, हो गया काम। नहीं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। आई विल डिफाइन ऑल दीज थिंग्स वेरी क्लियरली। लेट मी राइट द फीचर्स, ऑल फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट।
Fifth is management is a group activity. Management is a dynamic function. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जब तक उसके अंदर प्रेजेंट इन्वायरमेंट के साथ काम करने की कैपेसिटी नहीं होगी, दैट मैनेजमेंट विल नॉट बी दैट मैनेजमेंट विल नॉट हैव मॉडर्न कंसेप्ट इन इटसेल्फ, इंटेंजिबल. अब एक एक करके सारे फीचर्स को हम यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स को क्लियरली हम डिफाइन कर दें, ताकि मैनेजमेंट के सारे पॉइंट्स को हम क्लियरली डिफाइन कर लें. तो सबसे पहले ये क्या है, इसको मैं यहां लिख देता हूं. ये जो 7 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है. फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है. अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो इसमें आप याद रखें, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने का ध्यान रखा जाता है. यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का प्रयास इस फर्स्ट पॉइंट में किया जाता है. मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट हमेशा इस एम के साथ कार्य करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त कर ले. द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. जो भी फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना होता है. जैसे मान लें किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि वो 1000 कंप्यूटर्स को बनाए. Suppose that if the objective of a company is to sell or to produce 1000 computers, अब ऐसी स्थिति में मैनेजर क्या करेगा? अगर प्रोडक्शन करने का उसका इंटेंशन है तो क्या करेगा? तो मैनेजर विल प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन, मोटिवेट ऑल द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइज टू stimulate everything only to produce 1000 computers. वो ऑर्गेनाइजेशन के सभी रिसोर्सेस को स्टिमुलेट करेगा, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइज करेगा, मोटिवेट करेगा, जिससे कि 1000 कंप्यूटर्स को समय पर बनाया जा सके. अगर सेलिंग इंटेंशन है तो सेलिंग किया जा सके. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, दैट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. परवेसिव यानी इसका एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल
पूरी दुनिया में पाया जाता है। द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फर्म ओनली, इट इज एप्लीकेबल इन प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही पाया जाता है। ये बिजनेस, देखिए, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, बिजनेस, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये पाया जाता है। यानी मैनेजमेंट सब जगह पाया जाता है, यहां तक कि हमारे किचन में भी इसका अपना इस्तेमाल होता है। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज यूज्ड इन होल वर्ल्ड, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, चाहे वो इंडिया हो। मैनेजमेंट तो हर जगह किया जाता है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस cannot be stopped. इसके इंपॉर्टेंस को हम रोक नहीं सकते, इसके इंपॉर्टेंट को हम रोक नहीं सकते। मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट at every level, and important of this cannot be stopped by us, and we have to say management is found in each and every part of world, whether it is business or non-business organization. Next point is management is multi-dimensional. Now let us see, मैनेजमेंट डज नॉट मीन अ सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का मतलब कोई सिंगल एक्टिविटी से मतलब नहीं है। नो, इट डज नॉट मीन सिंगल एक्टिविटी, क्योंकि सिंगल एक्टिविटी और सिंगल पर्सन कभी मैनेजमेंट नहीं हो सकता। बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटी। कौन कौन सी मेन एक्टिविटी है? पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये तीनों मिलकर के मल्टी डायमेंशनल बनता है। कभी भी सिंगल एक्टिविटी मैनेजमेंट नहीं हो सकती। इन अ मैनेजमेंट इटसेल्फ वी सी 3 एक्टिविटीज। 3 प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं। पहला, जो काम है उसका मैनेजमेंट। दूसरा, जो लोग काम करने आए हैं उनका मैनेजमेंट। तीसरा, जिस प्रोसेस के तहत, जिस ऑपरेशन के तहत दोनों को एक साथ किया गया है उसका मैनेजमेंट। इन तीनों में से किसी भी प्रोसेस पे अगर वर्कआउट ठीक से नहीं होता है तो मैनेजमेंट कभी भी इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वर्कआउट नहीं कर सकता, कभी नहीं। नाउ लेट अस सी अबाउट दिस। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू परफॉर्म सम टास्क। उसका कोई ना कोई वर्क तो होता ही है, उसका कोई ना कोई गोल भी होता है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल एंड टास्क टू बी कंप्लीस्ड। मैनेजमेंट का कोई ना कोई गोल जरूर होता है कि उसको हमको अकम्प्लिश करना है, उसको हमको पूरा करना है। द टास्क और वर्क डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द बिजनेस। वो नेचर ऑफ द बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस बड़ा है तो बिग टास्क होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो छोटा टास्क होगा, मगर होगा जरूर। एंड मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज, देखिए मैनेजमेंट का क्या काम है? टू मेक श्योर दैट द वर्क इज accomplished effectively and efficiently.
इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। उसका सीधा सा काम है कि उस काम को वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करवा दे। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल पे। इसमें हम लोगों का मैनेजमेंट करते हैं। मींस पीपुल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर लोगों का मतलब जाहिर सी बात है रिसोर्स से है, और रिसोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट एसेट होता है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। और एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जरूर देखना होता है कि ये अवेलेबल रिसोर्स अपने टेक्निकल अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वर्क को कंप्लीट करने का प्रयास करें। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन विन ओवर कॉम्पिटिटर विद इफिशिएंट एम्प्लॉयज ओनली बिकॉज देखिए सीधा सा मैटर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेम टेक्नोलॉजी रख सकता है, सेम मशीन रख सकता है, सेम रॉ मटेरियल रख सकता है, मगर कभी भी सेम लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स को नहीं रखा जा सकता। इसीलिए अगर इन रिसोर्सेज को अगर हम मैनेजरियल लेवल पे इस्तेमाल करते हैं बढ़िया से, इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से, तो हमारे वर्क में डिफरेंसेस आ जाएगा। यानी मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। मैनेजमेंट में हमको लोगों के वीकनेस से मतलब नहीं है, मैनेजमेंट में हमें लोगों की क्षमता से मतलब है। और हमारा मुख्य लक्ष्य यही होता है कि हम जो लोग काम करने आए हैं उनसे काम करवा लें। जैसे कोई शराबी है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो कितना शराब पीता है, क्या करता है, वो अपने घर पे पिए। ऑर्गेनाइजेशन में बस वो काम करने आया है, वहां पर वो ठीक से काम कर ले, वो अपना मैक्सिमम दे ले, वहां पर उसका प्रॉपर एलोकेशन के थ्रू यूज हो जाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, इस पर ध्यान देना होता है। उसके डीमेरिट्स पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आवर मेन इंटेंशन इज टू गेट द वर्क डन थ्रू द सेम पर्सन by extracting the power of the person, by extracting power of the person। आदमी के पावर का इस्तेमाल करके हमें अपने काम को करा लेना है, और यही मैनेजमेंट का मेन फीचर होता है। अब आते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन पे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम ध्यान देंगे कि ऑपरेशन का मतलब हो गया कि वो कौन से प्रोडक्शन साइकिल का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से वो वर्कआउट कर रहा है। मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसमें मैं पहले बताया मैंने, इसमें वर्क और लोगों का दोनों का मिक्सअप हो जाता है, और दोनों का मिक्सअप करके हमें काम कराना होता है। इसका मतलब यह है कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा। मीन्स व्हाट, वी हैव टू डिसाइड व्हाट वर्क हैज टू बी डन। व्हाट वर्क हैज टू बी डन। दूसरा, हाउ इट हैज टू बी डन। और कौन करेगा, एंड हु विल डू इट। मतलब यह है कि मैनेजमेंट ऑपरेशन में हम वर्क को और लोगों को दोनों को मिक्सअप करके इन 3 डिसीजंस को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही ये फाइंड आउट हो जाता है तो काम करने का जो 80% प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो जाता है। अब बस बच जाता है क्या, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 3 बातें तो हो गई यहां पर, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग भी हो गया। अब क्या रह गया, डायरेक्टिंग एंड
controlling, that can be done later. Means not 80%, 60% work has been done here the moment we are doing at the multi-dimensional level. अब next point है आपको, which is also a very important topic, and that is management is continuous process. तो यहां ध्यान देने वाली बात है, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, ये कभी खत्म नहीं होता. अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, अगर हम स्टाफिंग कर लेते हैं, अगर हम डायरेक्टिंग कर लेते हैं, अगर हम कंट्रोलिंग कर लेते हैं, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है और अच्छे से करने का प्रयास होता है. मीन्स वी हैव टू से दैट इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस बाय डूइंग वन स्टेप ऑफ work or by even completing work one time. If we think work of management has finished, अब लोग अपने आप काम कर लेंगे नेक्स्ट टाइम से, तो ऐसा नहीं है. हर बार मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. मीन्स व्हाट? ऑपरेशन रेफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, converting them into a semi-finished goods and finished goods. Management has to do a continuous work. Continuous work means what? Management is a continuous or never ending function. All the function of management are performed continuously. सारे फंक्शंस को कंटिन्यूअसली किया जाता है, चाहे वो प्लानिंग का मैटर हो. प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो कंटिन्यूअसली करना है. प्लानिंग के बाद हमें ऑर्गेनाइजिंग करना ही होगा. ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें स्टाफिंग करना ही होगा. स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग करना होगा और डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग वर्क को करना होगा. हम ये नहीं कह सकते कि एक वर्क के बाद बाकी वर्क करने की हमको कोई जरूरत नहीं है. इवन कंट्रोलिंग करने के बाद फिर हमको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक काम के खत्म होने के बाद फिर हमको काम करना पड़ता है. मीन्स व्हाट? मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड its continuity cannot be stopped by completing one work. By completing one work means all managers have to perform all these activities all the time in the organization. Sometimes they are doing planning, then staffing or organizing, etc. Managers performs ongoing series of function continuously in the organization. The moment these continuity is not found, managerial work will be deteriorated. Importance of managerial work can be degraded. Now next point is management is a group activity. Management is a group activity. हाँ, तो यहां ध्यान देने वाली बात है, एक व्यक्ति ना तो मैनेजमेंट होता है और ना हो सकता है. मैनेजमेंट, अच्छा, एक एक्टिविटी भी सिंगल एक्टिविटी भी कभी मैनेजमेंट नहीं हो सकती. दोनों ही बात है. मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल. मैनेजमेंट का मतलब हमेशा ग्रुप ऑफ पीपल से होता है. इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और जब वो सब मिल करके वर्कआउट करते हैं तब मैनेजमेंट होता है. जब तक काम का बंटवारा नहीं होगा और हर एक काम का अलग अलग मैनेजरियल तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग नहीं होगा, कभी भी काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली नहीं किया जा सकता. The management functions cannot be performed in isolation. Single person can never do the work at isolated level. अकेला व्यक्ति कभी भी एकाकी होकर मैनेजमेंट नहीं कर सकता. Each individual
what we have to do, we have to divide all work into small parts, and that small part will be controlled or managed by one person, and all activities of different group will be organized at effective and efficient level only to get goal of the organization, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शंस का जो मतलब है उसको आप समझ लें। डायनामिक फंक्शन का मतलब है कि वर्क शुड गो ऑन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द environment. According to changes taking place in the environment. अब इन्वायरमेंट में चेंजेस के मुताबिक काम करना मैनेजमेंट कहलाता है, और अगर मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वर्कआउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो मैनेजमेंट का डायनामिक फंक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आज के इन्वायरमेंट में देखें, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, दे ऑल वर प्रेजेंट। मगर अभी कोरोना वायरस की वजह से इन सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल केवल सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करके इस महामारी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी आज के एनवायरनमेंट में जो डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इन रिसोर्सेज का मकसद बस यही है कि उस महामारी को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू। मीन्स व्हाट, यहां जो मैनेजमेंट हो रहा है वो किस फीचर को दिखा रहा है, यहां पर 6 फीचर को बता रहा है, और बता रहा है कि मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट तो हर जगह पाया जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो कंट्री लेवल पे हो, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, and main intention of that is to use available resources in an effective and efficient way so that decided goal must be achieved without any loss or with minimum involvement of available resources. अब आते हैं इंटेंजिबल सॉरी। तो मैनेजमेंट का जो काम है वो इंटेंजिबल है, वो कभी दिखता नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स की तरह आप छू नहीं सकते हैं, ये आदमी है तो आप इसको छू सकते हैं, मगर जो वर्क हो रहा है उसको आप छू नहीं सकते। आज पूरे वर्ल्ड में जो कोरोना वायरस को जो खत्म करने के लिए जो मैनेजरियल वर्क हो रहा है, हर एक देश अपने यहाँ जो मैनेजमेंट कर रहा है, उस मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, बट यू कैन फील। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, वो एक इंटेंजिबल वर्क है। मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन, आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते हैं, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आज कोरोना वायरस की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको तो हम फेस कर ही रहे हैं, मगर जो हमारी गवर्नमेंट जो फंक्शन कर रही है उस फंक्शन को तो हम फील कर रहे हैं ना आज की डेट में। इस बात को तो हम इनकार नहीं कर सकते। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द orderliness and coordination in the working environment through which now we have decided to kill the epidemic which we are facing now at this time as a global disease of coronavirus. It is more easy to feel the presence of mismanagement as it leads to chaos and confusion in the organization, जो कि पाकिस्तान में आज दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के मैनेजमेंट में जो क्वाइस और कंफ्यूजन इन्वायरमेंट है जो कि दिखाई दे रहा है, और इंडिया के मैनेजमेंट में जो हमको दिखाई देता है कि एकदम स्मूथ, इजी एंड अंडरस्टैंडेबल है। अब इतनी सारे पॉइंट्स के बाद अब हमारा मेन मकसद हो जाता है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को नहीं देखेंगे हम नहीं समझ पाएंगे मैनेजमेंट को। अभी हमने फीचर्स को देखा, उससे पहले हमने मैनेजमेंट के डेफिनेशन को देखा, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हर एक मैनेजमेंट के 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, ऑब्जेक्टिव। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं भाई। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई, और उन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना जरूरी होता है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें वो ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से टिक जाए। दूसरा, वो सोशल ऑब्जेक्टिव को लेने का प्रयास करता है। तीसरा, फिर वो अब चूंकि टिक गया है, सामाजिक उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है, तो फिर तीसरे में वो अपनी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहता है, जो भी उसका पर्सनल है। अब इसको हम जरा ठीक से समझ लेते हैं। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब तो लक्ष्य हो गया, ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का लक्ष्य। मैनेजमेंट के लक्ष्य को मैंने 3 भाग में बांटा है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसको जरा गौर से देख लेते हैं, इसके मीनिंग को पहले समझना जरूरी हो जाता है। दीज मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद होता है prosperity and growth of ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की खुशहाली और उसकी वृद्धि, ये इसका मेन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद यही होता है कि पहले वो सरवाइव कर जाए और फिर वो ग्रोथ कर जाए, उसके अंदर उसकी खुशहाली आ जाए और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे। Generally, it is assumed that profit maximization is the main objective of every organization. आमतौर पे तो यही मकसद होता है कि हम प्रॉफिट हासिल कर लें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, मगर ये सही नहीं है। पहले मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में अपने कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए, अपने प्रॉस्पेरिटी को मैक्सिमाइज करते हुए किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में टिका दे। मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन को टिकाना ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना पहला मकसद होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना पहला मकसद होता है। तो इसके तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रकार का काम करती है। पहला वो सरवाइव करने की कोशिश करती है, यानी उसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। फिर क्या होता है, दूसरी ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट को गेन करना, और तीसरी होती है ग्रोथ। सरवाइव करने का सेंस ये है कि वो टिक जाए बाजार में। अगर शुरू में शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा लॉस होता है तो वो उसको बियर करती है। बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं कर सकता। अगर लॉन्ग टर्म में उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाएगा। इसीलिए वो अपने प्रॉफिट को गेन करने की कोशिश करती है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू वो अपना ग्रोथ करने का प्रयास करती है। ये सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये 3
उद्देश्य किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पर। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के ऑब्जेक्टिव। तो यहां ध्यान देने वाली बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जमीन समाज से लेती है, लैंड अगर हम देखें लेबर कहां से लेगी, देखिए लैंड कहां से ले रही है, सोसाइटी से। लेबर कहां से ले रही है, सोसाइटी से। कैपिटल कहां से ले रही है, सोसाइटी से। बाकी रिसोर्सेस कहां से ले रही है, तो सोसाइटी से। सब कुछ जब सोसाइटी से ले रही है तो उसका एक मकसद होता है कि वो सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे, क्योंकि अगर वो सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं करेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में टिक नहीं सकती। कहने का मतलब सीधा से ये हो जाता है कि सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। इसीलिए सोशल ऑब्जेक्टिव हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, जिसमें अगर हम स्टडी करें बारीकी से तो हम पाते हैं पहला होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पर सप्लाई करे। पहला क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। क्योंकि सोसाइटी से ही सब लिया है तो एक क्वालिटी फुल प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करना है, वो भी किस पर, रीजनेबल प्राइस पे। दूसरा कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटी। क्योंकि सोसाइटी से उसने लिया है सारे रिसोर्स को, वहीं प्रॉफिट गेन कर रहा है, वहीं वो ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि वो सोसाइटी में अपनी सिविक एक्टिविटी को बढ़ाए, उसमें वो कंट्रीब्यूट करे, साथ ही साथ इकोनॉमिक वेल्थ को जनरेट करके सोसाइटी में खर्च करे, कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी से वो कमा रहा है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे। फाइनेंशियल सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट अगर कम्युनिटी को नहीं दे रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों की अच्छे विचार नहीं रहेंगे, और बाद में अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आता है उस कम्युनिटी को सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर जाएगा। फिर आता है मेन ऑर्गेनाइजेशनल। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का ये मकसद हो जाता है कि वो सोसाइटी की एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने पैसे खर्च करे। क्योंकि अगर वो एजुकेशनल, वोकेशनल और हेल्थ प्रोग्राम में अगर पैसा खर्च नहीं करता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। आज रिलायंस जो मार्केट में टिका हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर्स एट द एजुकेशनल, वोकेशनल एंड हेल्थ लेवल। इट्स नॉट मीन दैट multinational companies are not earning, but at the same time they are filling objectives related to the society. सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं वो। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो इको फ्रेंडली मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
eco-friendly methods प्रोडक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जो स्थिति थी इन्वायरमेंट की, जिसमें लड़के, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े लोग अपने ऑफिसेज में नहीं जा पा रहे थे, तो वहां एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था कि आखिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का क्या फायदा है जो पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर रही है। तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से कमा रही है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सोसाइटी में इको फ्रेंडली मेथड्स का इस्तेमाल करे, ताकि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके, उसको बेनिफिट्स दिए जा सके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट, बट सोसाइटी से जुड़ा है। किसी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे जिससे कि ना केवल ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि सोसाइटी को भी सबसे ज्यादा फायदा हो, सो दैट नॉट ओनली सोसाइटी गेट बेनिफिट बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन। As long as employment opportunities are not being created in the society, for the society, by the organization will not have its name and fame at overall level for a long time, and in long term its benefit can be degraded, can be decreased. Now let us study about the पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पर्सनल, हर एक आदमी का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि हम अपनी इनकम बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ा लें, हम अपने वर्कर्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी दें, या जो लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं उनकी भी अपनी एक ऑब्जेक्टिव्स होती है, हर एक लेवल पे होगा। काम करने वाले और ऑर्गेनाइजेशन में जाने वाले हर लोगों का अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि भैया हमारी सैलरी बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो, कॉम्पिटिटिव सैलरी हो, हमारा अपना पर्सनल ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हम जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए हम जाने जाएं, हमारी अपनी पीयर रिकग्नाइजेशन हो, यानी जो हम काम कर रहे हैं वो काम अगर हमने किया है तो हमारा नाम उसके साथ जुड़े, जो कि आमतौर पे कई बार ऑर्गेनाइजेशन में होता ही है कि कुछ लोग काम करते हैं उनका नाम नहीं होता, बल्कि वो लोग जो चापलूसी करते हैं उनका नाम हो जाता है। तो ऐसे में फिर वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर सकता, और पीयर रिकग्नाइजेशन की कमी से पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लोग उसको छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल रिकग्नाइजेशन हो, क्योंकि समाज में अगर काम करने के बाद अगर उस काम से समाज में इज्जत नहीं है तो भी लोग फिर नहीं टिकेंगे। और ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है, वो काम करने के बावजूद उसकी सोसाइटी में अपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसकी अपनी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर, इन लॉन्ग टर्म, देयर विल बी अ क्वेश्चन मार्क ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा जो लास्ट कंडीशन बन जाता है वो ये है कि गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का ये मेन पार्ट होता है कि अगर वहां पे हेल्दी कंडीशन नहीं है काम करने का, अगर वहां पे हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट लाइक टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एज वेल एज इट्स निगेटिव इम्पैक्ट विल कम ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा और ऑर्गेनाइजेशन भी टिक नहीं पाएगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है कि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, गुड एंड हेल्दी
वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन। तो ये इस प्रकार से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हमने अभी देखा, और इनके इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते, इनके इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड सिंस वी पीपल कैन नॉट डिनाई, सो वी हैव टू से these are really very important for us. Now after this we will discuss about the importance of management. Importance of management कि भैया मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। भाई बाप रे, इतना बड़ा काम मैनेजमेंट का, और उसकी फिर कोई जरूरत ना हो तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है, मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है। सो नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट importance of management. In the absence of management, an organization cannot run successfully. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बगैर सक्सेसफुली रन आउट नहीं कर सकता, कैन नॉट। द मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू वेरियस पॉइंट्स, आउट ऑफ विच फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट helps in achieving group goal. ये तो डेफिनेशन में ही है। मैनेजमेंट किया ही इसलिए जाता है कि हम ग्रुप गोल को प्राप्त करें। ग्रुप गोल के अचीवमेंट को पाने के लिए ही हम मैनेजमेंट करते हैं। Management tries to integrate the objective of individual along with organizational goal. Management directs the efforts of all the individual in the common direction in achievement of organizational goal. All work of all individuals, works of all individuals are directed towards organizational goal. Only to achieve management, because as long as we will not do it, as long as work of all people will not be added together, organizational objectives cannot be acquired. जब तक सभी व्यक्तियों के कार्यों को जोड़ा नहीं जाएगा, जो लोग अपने अपने मकसद से ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आए हैं, जब तक उसे जोड़ा नहीं जाएगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, उसके लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही पूरा कराया जा सकता है। तो जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक ग्रुप गोल को हासिल करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने इंडिविजुअल गोल के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट improves efficiency. It is very true. जब लोग आपस में मिलके काम करते हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिलके
एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के तहत बेटर वर्क करते हैं और उनके काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मैनेजमेंट का मकसद ही यही है, टू गेट द वर्क डन। लिसन वंस अगेन, टू गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स with available resources effectively and efficiently. Effectively and efficiently. Whenever two people of different efficiency are coming to each other and are ready to work together in decided rule and regulation, efficiency to perform work always improves. Always improves. It cannot be denied. In another way, we can say, managers try to reduce the cost and improve productivity with the minimum wastage of resources. मकसद तो उसका यही होता है। तो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट अपने मिनिमम रिसोर्स के द्वारा मैक्सिमम पाने के लिए वो प्लानिंग भी करेगा, ऑर्गेनाइजिंग भी करेगा, स्टाफिंग भी करेगा, डायरेक्टिंग भी करेगा, कंट्रोलिंग भी करेगा। जब वो सब कुछ करेगा तो ऐसी स्थिति में जो काम करने की जो कैपेसिटी है, दैट विल इंप्रूव। कैपेसिटी ऑफ वर्क विल डेफिनेटली इंप्रूव। द मूवमेंट, प्लानिंग, organizing, staffing, directing, and controlling. The moment these are done together, definitely capacity to work will improve. क्योंकि ये सब किसी न किसी रूल एंड रेगुलेशंस के तहत ही होगा। जब इन सब चीजों के साथ काम होगा तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट की इफिशियंसी बढ़ेगी। मैनेजमेंट सबकी इफिशियंसी को बढ़ा देगा। सबकी मतलब सबकी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, मैं ये बता दे रहा हूं, थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट creates a dynamic organization. Dynamic organization. डायनामिक मीनिंग को हम पहले ही बता चुका हूं। डायनामिक का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट वर्क को परफॉर्म करना। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट वर्क को परफॉर्म करना। अब यहां पर ये किस मीनिंग के साथ है, लेट अस सी। ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन डायनामिक इन्वायरमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशंस टू मैच द इन्वायरमेंटल चेंजेस। मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइविंग इन्वायरमेंट में काम कराना होता है, इसीलिए वो लगातार काम करता रहता है, लगातार चेंजेस लाता रहता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट काम कर सके। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट काम कर सके। द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज, और एम्प्लॉयज को लगातार अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट वो चेंज करता है, जिससे कि इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी मोटिवेटेड फॉर चेंजिंग होल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी बात है,
changes is not only beneficial for organization, but it improves the employees works also in the competitive world. अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के मुताबिक अगर वर्क हो रहा है तो डेफिनेटली जो डायनामिक चेंजेस हैं दैट इज नॉट गुड ओनली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है. An important of these cannot be ignored at all. इसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता. मैनेजमेंट, फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट helps in achieving personal objectives. तो ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि मैनेजमेंट अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने का प्रयास करता है, चाहे वो सैलरी लेवल पे हो, चाहे वो पीयर रिकग्नाइजेशन हो, चाहे नेम एंड फेम की बात हो. वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मैनेजमेंट मदद करता है. एंड इफिशिएंट मैनेजर इज वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर्स prosperity for employers as well as employees. सबसे बढ़िया मैनेजर वही होता है जो दोनों के लिए मैक्सिमम लेवल पे वर्कआउट करने में मदद करता है. ना केवल एम्प्लॉयर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी लाता है बल्कि एम्प्लॉयज को भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कराने की कोशिश करता है. मैनेजमेंट दोनों के गोल को हासिल करने में मदद करता है. ओवरऑल यही. फिफ्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि सोसाइटी से ही चूंकि सारे रिसोर्स लिए जाते हैं, इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद होता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना. और मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें तो ये सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. जब हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी तो वहां पर सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कंसंट्रेट किया था. सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स के तहत हम सोसाइटी के सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने का प्रयास करते हैं. मीन्स व्हाट? इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉयज, customers, suppliers, etc. It insists on providing good quality, competitive salary, create employment opportunities, etc. for benefit of the society. इस तरीके से पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है. जब क्वालिटीफुल प्रोडक्ट आ रहा है, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है, जब क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो रहा है,
कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हर चीज का सप्लाई ऑन टाइम एट लोअर रेट हो रहा है या जेन्युइन रेट हो रहा है, तो डेफिनेटली सोसाइटी विल डेवलप। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के अपने इंपॉर्टेंस हैं, एंड मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम वो चीजें नहीं की जा सकती, जैसे कि डायनामिक चेंजेस नहीं हो सकते अगर मैनेजमेंट नहीं है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त नहीं किया जा सकता अगर मैनेजमेंट नहीं है, तो सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं किया जा सकता अगर मैनेजमेंट नहीं है, तो इफिशियंसी कैनॉट बी इंप्रूव्ड अगर मैनेजमेंट नहीं है, तो ग्रुप गोल कैनॉट बी अचीव्ड अगर मैनेजमेंट नहीं है, तो मतलब मैनेजमेंट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एंड मैनेज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज मैनेजमेंट कैन नेवर बी इग्नोर्ड। अब इन सारे पॉइंट्स के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम मैनेजमेंट के फंक्शन को पढ़ें। लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाने का भी फिलहाल मैंने पहले ही ऑलरेडी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे वीडियो डाल दिया था, इसलिए मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करूंगा। मेरा लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाने का बिल्कुल प्रयास नहीं है। हाँ, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ाने का मेरा मकसद होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को लेकर के काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को मैं यहां बताऊंगा और शॉर्ट टर्म में बताऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शंस बाद के चैप्टर्स में दिया हुआ है। इसीलिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मैं ना बता करके, जिसको मैं ऑलरेडी एक मॉड्यूल में बना चुका हूं, मैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे कंसंट्रेट कर रहा हूं। नाउ लेट अस सी अबाउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी साइज का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी नेचर का हो, किसी भी टाइप का हो, सभी मैनेजर्स को कुछ बेसिक फंक्शंस करने होते हैं, और उसी फंक्शन में पहला पार्ट होता है प्लानिंग, दूसरा पार्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा पार्ट है स्टाफिंग, चौथा पार्ट है डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ पार्ट है कंट्रोलिंग। ये 5 पार्ट हैं, ये 5 फंक्शन हैं, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो किसी भी मैनेजर को करना होता है। ये वो 5 पार्ट हैं जो किसी भी मैनेजर को करना होता है, किसी भी मैनेजर को करना होता है। मीन्स रिगार्डलेस ऑफ साइज, nature and type of organization, all the managers have to perform all these activities, all these functions. These functions cannot be ignored by any manager. तो सबसे पहले हम प्लानिंग पे कंसंट्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसंट्रेट ओवर प्लानिंग। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसके तहत क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है,
इन सब चीजों को हम इन एडवांस सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। प्लानिंग आज हम जहां खड़े हैं और कल जहां हम खड़ा होना चाहते हैं उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। देखिए, आज जहां हम खड़े हैं और फ्यूचर में जहां हम जाना चाहते हैं उसके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। ये पहला फंक्शन होता है जिसमें हम हर चीज को पहले ही सोचते हैं, डिसाइड करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जा सके। इट इज फर्स्ट फंक्शन। Planning refers to deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is going to do। पहले से ही इसको सोच लेना। डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करवाना है, प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड एट प्रेजेंट एंड वेयर वी वांट टू गो। ये एक गैप है और उस गैप को पूरा करता है एक ब्रिज के द्वारा जिसको हम प्लानिंग का नाम देते हैं। एवरी मैनेजर स्टार्ट्स विद डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हु अकम्प्लिश दीज ऑब्जेक्टिव्स। हर एक मैनेजर पहले ही डिसाइड करता है कि उसका गोल क्या है, कैसे उसको पूरा कराना है, किसके द्वारा इसको पूरा कराना है। अगर छोटे से रूप में हम देखें इस फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से तो प्लानिंग एक तरीके से प्लेटफॉर्म है। अगर एक तरीके से देखें तो जिसके ऊपर मैनेजमेंट टिका हुआ है, जिसके ऊपर मैनेजमेंट टिका है वो प्लानिंग है। प्लानिंग सही तो मैनेजमेंट सही, प्लानिंग गलत तो मैनेजमेंट गलत। मीन्स प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेस ऑफ ऑल अदर function of the मैनेजमेंट। इसमें हम केवल शॉर्ट टर्म में पढ़ेंगे क्योंकि वी हैव टू स्टडी अबाउट प्लानिंग इन द अनदर चैप्टर वेरी ब्रीफली। इसमें शॉर्टकट में मैंने आपको बताया। अब सेकंड फंक्शन जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब डिसाइड तो हो गया क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। अब ऑर्गेनाइजेशन का अपना रोल है। मींस आफ्टर सेटिंग अप ऑफ प्लान, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी। अब हर एक मैनेजर का जो भी मकसद होता है प्लानिंग के बाद, हर एक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करना होता है। क्योंकि जब तक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाएगा तब तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को सेटअप नहीं किया जा सकता। यानी ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी
and stabilizing an organization structure to execute the। अब प्लानिंग हो जाने के बाद जाहिर सी बात है हर चीज, हर एक एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करनी होगी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना होगा जिससे हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि जब तक हम प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, मैनेजमेंट के गोल को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को सेटअप करना कंपलसरी हो जाता है। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग। देखिए यहां पर स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा मतलब है कि हम एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लें कि हम क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मेनी यूनिट्स एंड सब यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट आर नीडेड। एक फ्रेमवर्क तो तैयार करना ही होगा कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, कितने उसके सब डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट कितने होंगे। जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट हमने डिसाइड कर लिया 1 2 3 4 5 होंगे, उस 5 डिपार्टमेंट में सब डिपार्टमेंट कितने होंगे और ये किस प्रकार से फंक्शन करेंगे, उसके फ्रेमवर्क को तैयार करना कंपलसरी हो जाता है। फिर इनकी काम को बांटना, काम को बांटने के अलावा इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिसाइड करना डिफरेंट ग्रुप्स में जरूरी हो जाता है ताकि हर एक काम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करवाया जा सके। एक बार अगर डिसीजन हो गया, वंस दीज डिसीजंस आर टेकन, एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप। एक बार अगर डिविजन्स हो गए, उसके सब डिविजन्स हो गए, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, तो समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स सेटअप। इसमें हम ब्रीफ होके पढ़ेंगे, बट अभी मैंने आपको बता दिया मेन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो मतलब आपने क्या देखा कि सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करना, उस स्टैब्लिशमेंट में वर्क फ्रेम तैयार करना, विभिन्न डिपार्टमेंट को सेटअप करना, उसके सब डिपार्टमेंट को सेटअप करना, उसकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेटअप करना, और जैसे ही ये हो जाता है समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप होने के बाद जो तीसरी एक्टिविटी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग के विषय में मैं आपको एकदम आसान तरीके से बता दूं। सही समय पर सही प्रोसेस के द्वारा सही व्यक्ति को सही जगह पर डिप्यूट करना स्टाफिंग में। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस गड़बड़ हुआ तो समझ लीजिए कि सारी प्लानिंग और सारी ऑर्गेनाइजेशन बेकार हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के तहत नियुक्त होने वाले भ्रष्ट व्यक्ति, अगर एक भी भ्रष्ट व्यक्ति या एक भी योग्य व्यक्ति किसी गलत प्रोसेस के तहत कहीं पहुंचा
तो जाहिर सी बात है वो गलत प्रोसेस से आया है, इसलिए गलत काम करना लाजमी हो जाता है। फिर वो कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, कितना भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी भी अच्छी डायरेक्टिंग हो, कितनी भी अच्छी कंट्रोलिंग हो, वो अपने गलत प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर ही देगा। स्टाफिंग के तहत इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिन भी व्यक्तियों का रिक्रूट किया जाए, भर्ती किया जाए, वो राइट प्रोसेस के तहत हो और राइट व्यक्ति को राइट जगह पर राइट समय पर बैठा दिया जाए। क्योंकि इनमें से अगर कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी एक काम नहीं होगा, तो समझ लीजिए सब बेकार। Directing once the employees are appointed. Sorry, staffing is the third function of the function of a manager. It refers to recruiting, selecting and appointment of employees. यहां पे तीन बातें एक साथ आती हैं। पहला, recruiting, selecting, अपॉइंटिंग, ये तीन बातें एक साथ आती हैं। और इसके तहत जिस व्यक्ति को भी रिक्रूट किया जा रहा है उसको उसकी ड्यूटीज को दे देना, उसके ग्रीवेंसेस को बता देना, उसको ट्रेनिंग कराना, उसके अंदर के कैपेसिटी को इंक्रीज करना, उसको प्रॉपर रेन्यूमरेशन देना, उसको प्रॉपर प्रमोशन देना, उसको प्रॉपर इंक्रीमेंट देना, ये सब स्टाफिंग के तहत आता है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज अगर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इसका निगेटिव इंपैक्ट एम्प्लॉइज पे पड़ता है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के परफॉर्मेंस को प्रॉपरली एनालाइज करने तक की बात करते हैं और एम्प्लॉइज के पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करने की भी बात करते हैं। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया जाएगा, जब तक उसके पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं किया था, तब तक उस व्यक्ति को किसी काम को सही प्रकार से काम करने के लिए हम अच्छे तरीके से मोटिवेट नहीं कर सकते। स्टाफिंग में अभी इतना ही, केवल इसको इन शॉर्ट टर्म में बस आप याद रखें कि जो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए और इसके द्वारा सही व्यक्ति का सिलेक्शन सही समय पर सही जगह पर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होने में टाइम नहीं लगता। अब डायरेक्टिंग को देख लें। डायरेक्टिंग के तहत देख लें, हमने प्लानिंग कर ली, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने चीजों को भी निश्चित कर लिया कि हमको करना क्या, किन किन आदमियों को स्टाफिंग के थ्रू व्यक्तियों को भी डिप्यूट कर दिया। लेकिन हमने ये देखा है कि जब तक लोगों को कोई चीज बताई ना जाए, जब तक आदेश ना दिया जाए, कितना भी योग्य व्यक्ति हो, कितनी भी अच्छे से उसको चीजें बताई जाए, वो काम नहीं करता। तो किसी भी चीज को काम करवाने के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए डायरेक्टिंग बिकम्स कंपल्सरी। और एक अच्छे मैनेजर का ये गुण होता है कि वो समय समय पर अपने यहां डिप्यूट किए हुए लोगों को काम के बारे में डायरेक्शन देता रहे। Once the employees are appointed through the recruiting process or selecting or appointing process, once they are appointed, there is need to instruct them to get the work done. क्योंकि जब तक हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, people will never like to work. ये जो लोग भर्ती हुए हैं, ये लोग काम करना नहीं चाहेंगे। क्योंकि कभी भी ह्यूमन बीइंग अपने मन से काम करने के लिए अग्रसर नहीं होता, उसको बार बार बताना पड़ता है कि उसे काम करना है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो काम करने जाता है उसके अपने पर्सनल गोल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अपने पर्सनल गोल होते हैं जो आपस में कोलैप्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर डायरेक्टिंग बिकम्स कंपल्सरी।
Directing refers to giving direction to employees by motivating them, supervising the activities of the employees, communicating with them. यहां पर डायरेक्टिंग के द्वारा हम इनको काम करने के लिए अग्रसर करते हैं, इनको मोटिवेट करते हैं, इनको इनके कामों को बताते हैं और बताने के बाद हम सुपरवाइज करते हैं. अगर ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वर्कआउट नहीं हो सकता. अब इंपॉर्टेंट बात यहां है कि यहां जो भी मैनेजर है वो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो लीडर का वर्कआउट करता है, एक लीडर के रूप में काम करता है और समय समय पर गाइड करता है. लीडर और गाइड दोनों बन करके वो काम करता है और इसके पीछे मेन मकसद केवल वर्क को सही समय पर कंप्लीट कराना होता है. इसके लिए वो 3-4 चीजों को काम करता है. पहला, वो डायरेक्ट करेगा, गाइड करेगा, लीड करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा, कम्युनिकेट करेगा और जब जरूरत होगी वो एक प्रॉपर लीडरशिप के तहत काम करेगा. और लीडरशिप के तहत काम करने के बाद वो किसी भी चीज को काम करवाने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि काम करवाना ही मेन मकसद है. लास्ट पॉइंट आता है कंट्रोलिंग. प्लानिंग कर ली गई, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, स्टाफिंग भी हो गया, डायरेक्टिंग भी हो गई. अब बात आती है कंट्रोलिंग. अगर कंट्रोलिंग नहीं होगा, जैसे मान लीजिए आपने अच्छे प्लानिंग के तहत, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के तहत, अच्छे स्टाफिंग के तहत लोगों को डिप्यूट कर लिया, उनको प्रॉपर आदेश भी दे दिया, अब वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब काम नहीं कर रहे हैं अब क्या किया जाए, कंट्रोल तो करना पड़ेगा. अब वहां पे प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत नहीं है, स्टाफिंग की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टिंग की जरूरत नहीं है. अब जब लोग काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करना होगा, तो जाहिर सी बात है वहां उनको कंट्रोल करना. कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव. पॉजिटिव में हम उसको मोटिवेट करते हैं, निगेटिव में हम उसको पनिशमेंट के द्वारा करते हैं. कहीं ना कहीं हम इन दोनों प्रोसेस के द्वारा पूरे प्रोसेस को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं. इन दिस वे वी कैन से कि कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर होता है. ये लास्ट फंक्शन है. अगर इसको हम देखें तो ये लास्ट फंक्शन है. क्या है ये? लास्ट फंक्शन है. लास्ट फंक्शन है. एंड इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस. देखिए इसमें वो क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस से मैचुअल करता है और फिर देखता है कि क्या दोनों मैच कर रहे हैं. अगर मैच नहीं करता है तो फिर वो उस रीजन को फाइंड आउट करने का प्रयास करता है, रीजन. और रीजन को फाइंड आउट करने के बाद करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करता है. करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करता है क्योंकि उसको पता है कि जब तक इसके गैप को प्राप्त करके हम करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को प्राप्त नहीं कर सकते. कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस ऑफ मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन एंड कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पाथ ऑफ द प्लान. इसमें सीधा सा मैटर यही है कि हम लगातार करेक्टिव मेजर्स को इंप्लीमेंट करते हुए पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनालिसिस के थ्रू हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं. कंट्रोलिंग का सीधा सा मकसद है जो भी स्टाफिंग के तहत डिप्यूट हुए हैं उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना और जब तक कन्वर्ट ना हो जाए करेक्टिव मेजर्स को एडॉप्ट करना. इस प्रकार से मैंने 5 फंक्शंस को और
को मैंने डिफाइन करने का प्रयास किया है। अगले मॉड्यूल में मैं इस चैप्टर के बाकी बचे हुए पार्ट्स को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं ये चाहूंगा कि स्टूडेंट्स जो जो पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए हैं उन पॉइंट्स को मुझे लिख के बताएं, जिससे कि मैं उन पॉइंट्स को और क्लियरली क्लियरिफाई कर दूं। हालांकि मैंने ये चूंकि फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए मैनेजमेंट के फंक्शंस को मैंने इन शॉर्ट डिफाइन करने का प्रयास किया है। ओके, द मोमेंट यू फेस एनी कॉम्प्लिकेशन यू प्लीज इन्फॉर्म मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट सॉल्व एज सुन एज इट इज पॉसिबल। ओके।